आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। एक मोहल्ले में पटवारी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे इलाके में कोई मकान खाली है? पटवारी ने कहा, हुजूर एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में जरा देर कर। मैंने पूछा, तो क्या वो मकान किराए पर रुक गया? बोला, जी नहीं, शदीद बारिश के जोर से अभी अभी गिरा है। आप मुझे पहले आ जाते तो मकान आप ही करते। हमारा एक मकान पड़ोसियों के मकानों और उनके मकीनों में कुछ इतना दफील था और यहाँ फर्श की इंफरादियत कुछ इतनी गैर महसूस थी कि नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले ये ऐलान करना पड़ता था कि साहिबो हम सलाम फेर रहे हैं, अपनी बीवियों से पर्दा करवा। सलाम फेरने से पहले ये ऐलान करना पड़ता था कि साहिबो हम सलाम फेर रहे हैं, अपनी बीवियों से पर्दा करवा। बाद औक़ात तो हमें दाया सलाम फेरने के बाद बाया सलाम फेरने में 10-10 मिनट लग जाते थे, क्योंकि उस वक्त पड़ोसन की बेटी की चूड़ी गूंजी जा रही होती थी। नमाज पढ़ने में इतना वक्त नहीं लगता था जितना कि सलाम फेरने। हमारा एक मकान चौथी मंजिल पर था। पहली मंजिल में मालिक के मकान सरदार महावीर सिंह रहते थे, दूसरी मंजिल में प्रमोद कुमार चटर्जी और तीसरी मंजिल में मिस्टर थॉमस रहते थे। चौथी मंजिल हमारी थी। मकान क्या था? अच्छा खासा स्कूल था। इस मकान में हम खुश भी बहुत थे। बस एक ही शिकायत ये थी कि महीने में 4-5 त्योहार इस तरह का तौर पर मनाने पड़ते बल्कि त्योहारों के सिवा इस घर में कुछ भी नहीं पड़ता। त्योहार तो हमें अच्छे लगते थे, लेकिन हमारी जेब इन त्योहारों का बोझ उठा नहीं सकती। कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए जितनी खुशहाली दरकार होती है वो हमारे पास। मकान याद आने लगे तो मकानों के मालिक भी याद आने लगे। एक मालिक के मकान इत्तेफाक से हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर के सामने से गुजरते थे। न सिर्फ इत्तेफाक से गुजरते थे बल्कि इत्तेफाक से कॉल बेल भी बजाते थे। मैं इत्तेफाक से घर पर होता तो कहते, भाई इत्तेफाक से इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि आज पहली तारीख एक महीना मैं 31 तारीख को इत्तेफाक से उनके घर पहुंच गया। मुझे देखकर भाषण पढ़ाए, बोले, आज आपके इत्तेफाक से इधर चले आने से कुछ ना इत्तेफाकी की बुआ रही है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे इस महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, इत्तेफाक से इधर गुजर रहा था, सोचा कि आपको आगाह कर दूं कि आप सब इत्तेफाक से मेरे घर। और ये भी एक इत्तेफाक है कि चंद दिनों बाद मुझे इस घर को खाली करना पड़ा। एक और मालिक के मकान भी बहुत याद आए, खुदा उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। पहली तारीख को मकान का किराया तो वसूल नहीं करते थे, अलबत्ता आधी रात को अपना बेबहर शेर सुनाकर दाद जरूर वसूल कर दिया। मैंने महीनों उन्हें मकान का किराया अदा नहीं किया है, अलबत्ता शेर की दाद के मामले में वो उधार के खाने में खड़े खड़े दाद वसूल कर लेते थे, बल्कि मुस्तकिल में सरजद होने वाले शेरों की बेज की दाद तक पगड़ी समेत वसूल कर लेते थे। मकान क्योंकि उनका छोटा था इसीलिए छोटी बहन में शेर कहते थे। मकान क्योंकि उनका छोटा था इसीलिए छोटी बहन में शेर कहते थे। शायरी भी अपने मकान की तरह करते थे जिसमें कमरे कम और बैतुल खला ज्यादा। बात पर शायरी में अपना कलेजा फेफड़ा वगैरह निकाल कर रख लेते। मैं तो जिंदगी भर उनके मकान को खाली न करता, मगर कुदरत को उर्दू शायरी का फायदा और मेरा नुकसान न हुआ। एक दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए जो उनके मरने के दिन नहीं थे। जो मकान का किराया बढ़ता जा रहा था, उनकी शायरी में मुझे नए नए गोशे बशमूल गोशे आफियत के नजर आने लगे और मैं उनकी शायरी में मकान और इम्कान दोनों ढूंढने लगा। जब मकानों और मकान मालिकों की याद में जोर मारा तो मैंने सोचा
कि यादों की इस दहलीज को भुलाकर मैं अपने जाती मकान की दहलीज पर क्यों का सफर रखूंगा। इसी असना में मेरी बीवी चाय लेकर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मुझे आज अपना 65वां मकान बहुत याद आ रहा है। आज ही वही पैदा हुआ और 69वां मकान भी, क्योंकि नजीबा वही पैदा हुई। मैंने उसे रोकते हुए रूंधी रूंधी आवाज में कहा, बेगम अब कुछ याद न दिलाओ। यादों का एक ऐसा ठाटे मारता समंदर मेरे अंदर वजन है कि अगर हमारा जाती मकान भी उसकी जद में आ जाए तो उसके बालों पर पार हो जाए। उसकी ईंट से ईंट अगर खुद से न बची तो बजा दी जाए। मैंने कह ही रहा था कि मेरा भतीजा भागा भागा आया। उसने कहा, अंकल बात कीजिए, मैं एक बुरी खबर लेकर आया। मैंने कहा, मुझे इस बुरी खबर की इत्तला मिल चुकी। भतीजे ने कहा, नहीं, वो तो खुशखबरी थी आपके जाती मकान से मिलने की। मैंने पूछा, तो फिर बुरी खबर क्या है? भतीजे ने कहा, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हाउसिंग सोसाइटी ने जिस ब्लॉक में आपका फ्लैट तामीर किया था वो सारा ब्लॉक मिलावटी सीमेंट के इस्तेमाल के बारे में गिर गया। अब क्या? इस बुरी इत्तला को सुनकर हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हम खुशी के मारे हंसने लगे तो मेरे भतीजे ने कहा, अंकल आपकी तबीयत खराब मालूम होती है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा, डॉक्टर को नहीं, वक्त को बुलाओ। वक्त ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब तुम भी 50 बरस के हो जाओगे और किराए के समय मकान में जाओगे तो तुम्हें भी अचानक ये इरफान होगा कि बेमकानी मकान से बेहतर होगा।